एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसके पहले 6th क्लास का और 7th क्लास का जो 3rd चैप्टर तक है वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इस प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा इसी चैनल के। और जो लोग 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी का ये नोट्स लेना चाहते हैं उनको बस 250 रुपये पे करना है और आपको यहाँ पे ये नंबर दिखाई दे रहा है जो व्हाट्सअप नंबर, इस पर आपको मैसेज करना है। तो आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे वायु के बारे में, अध्याय 4 जो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी है। मैं कभी अपने वीडियो में सब्सक्राइब करने को नहीं कहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब्सक्राइब नहीं करना है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखते नहीं हैं और बोलते हैं कि मैम नोट्स अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको नोट्स अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे वायु के बारे में। ये है चौथा चैप्टर और यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है वायु के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादरों से ढकी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल के बारे में एक बहुत ही छोटा सा यहाँ पे उसकी परिभाषा दी गई है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादरों से ढकी हुई है। अब इस वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें होती है, उन गैसों का क्या रोल है वायुमंडल में और कितनी मात्रा में पाई जाती है, इसके बारे में एक यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो है नाइट्रोजन की 78%। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन 21%। तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए ये है आर्गन, ये 0.93% है। उसके बाद अन्य सभी जो हैं 0.04%। ये सभी अन्य और भी जो गैसें हैं वो 0.04% है। तो इस तरह से ये गैसों की मात्रा दी गई है। अब देखिए थोड़ा सा इस गैसों के बारे में जानकारी लेते हैं, कौन सी गैसें कैसी हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में, जो कि 78% है वायुमंडल में। ये सबसे सर्वाधिक है और पौधों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो ये नाइट्रोजन के बारे में है। ऑक्सीजन के बारे में देखिए, ये सर्वाधिक दूसरी गैस, वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा मात्रा की गैस है और मनुष्य प्लस पशु दोनों के श्वसन में ये काम आती है। और पादप जो होते हैं यानी पौधे जो होते हैं अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया में इसे उत्पन्न करते हैं ऑक्सीजन को। उसके बाद है आर्गन। आर्गन जो है ये रासायनिक एवं निष्क्रिय गैस है। अन्य गैस जो है जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये अन्य गैसें हैं। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हरा पादप जो है यानी कि जो पौधे हैं अपना भोजन तैयार करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, तो ये भोजन के रूप में हरे पौधों में जाता है। मनुष्य प्लस पशु इसे बाहर निकालते हैं और पौधे इसे भोजन के रूप में लेते हैं और वहाँ से वो ऑक्सीजन देते हैं हमें। पादपों द्वारा प्रयोग CO2 एवं मनुष्य प्लस पशु द्वारा निकाला CO2 बराबर होती है, यानी कि संतुलित होती है। जंतुओं यानी कि जीव जंतु जो होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके द्वारा जो CO2 निकाला जाता है वो पौधों के ग्रहण किए गए CO2 के यानी कि दोनों बराबर होती है, संतुलित होती है। वायुमंडल की संरचना, अब देखना है कि वायुमंडल जो हम पढ़ रहे हैं गैसों की जो परत है वो कैसी है, कितने पार्ट में बटी हुई है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभ मंडल, यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसी मंडल में हम सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इत्यादि इसी क्षोभ मंडल में ये सब घटनाएं घटित होती हैं। तो औसत ऊंचाई यहाँ पे कहा जा रहा है ये 13 किलोमीटर है, इसको आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है जो घटनाएं हैं यानी कि वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण आदि ये सभी जो हैं ये क्षोभ मंडल में होती हैं। अब देखिए 5 परत है वायुमंडल की। अगर इन सब घटनाओं की बात की जाए तो आपका दिमाग ऐसे जाएगा कि ये ऊपर होती हैं, तो यानी कि सबसे ज़्यादा ऊपर होती होंगी, लेकिन सबसे निचली जो परत है क्षोभ मंडल उसमें ये घटनाएं सभी होती हैं। दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल जो है क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है, यानी कि क्षोभ मंडल जो है उसके ठीक ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, यानी कि ये हवाई जहाज़ यहाँ उड़ाए जाते हैं इसके लिए अच्छी होती हैं। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन यानी कि O3 जो है, देखिए ऑक्सीजन O2 होता है और ओजोन जो होता है O3 होता है।
इसकी परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। और ये बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि समताप मंडल में कौन सी गैस की परत पाई जाती है, कौन सा लेयर, तो ओजोन 3 होता है, सॉरी ओजोन गैस होता है जो कि O3 होता है, जो सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। अगर ये ओजोन लेयर ना रहे तो सूर्य की किरण जो आती है, जैसे ये है हमारा पृथ्वी और इसके ऊपर है क्षोभ मंडल जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटित होती हैं, इसी में मेघ बादल वगैरह सब कुछ। उसके बाद ऊपर है समताप मंडल और इसी समताप मंडल में है ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर जो है, जैसे सूरज की किरणें जो आ रही हैं हमारे तक, तो उस किरणों में जो खतरनाक किरणें होती हैं, उनमें जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको ये जो लेयर है ये सोख लेती है। अगर ये लेयर यहाँ न रहे तो ये किरणें जो हैं सीधे पृथ्वी तक पहुँचेंगी और ये बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये था समताप मंडल के बारे में। अब देखिए तीसरा है मध्य मंडल। अब देखिए याद करने का यही तरीका है, 5 मंडल जो हैं, यानी कि सबसे नीचे का याद कीजिए क्षोभ, उसके बाद एक बीच का, यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे, बीच का जो है मध्य मंडल, और यहाँ पे हो गया समताप मंडल। फिर इसके ऊपर 2 मंडल होंगे, एक होगा बहिर और उसके नीचे होगा आयन मंडल। तो इस तरह से यहाँ पे मध्य मंडल के बारे में हम देखते हैं कि मध्य मंडल में क्या है। मध्य मंडल के बारे में बताया गया है कि यह वायुमंडल की तीसरी परत है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, यानी कि उल्कापिंड जो है इस परत में जल जाते हैं। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसके बारे में सूचना है मध्यमंडल के बारे में। उल्कापिंड के जलने की जो क्रिया होती है वो मध्यमंडल में होती है। ओजोन लेयर जो होता है समताप मंडल में होता है, और जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। यानी कि 3 ये परतों के बारे में 3 महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमेशा आपको याद रखनी है। चौथा है बाह्य वायुमंडल, यानी कि इसको आयन मंडल भी कहते हैं। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इसी परत का भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। अब आपको यहाँ पे एक कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान तो घटती है, लेकिन ये बाह्य मंडल की बात हो रही है कि ये जो मंडल है इसमें ऐसा होता है कि तापमान जैसे बढ़ती है, वैसे जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है वैसे तापमान भी बढ़ती है। ऐसे हम हमेशा पढ़ते हैं कि जैसे ही तापमान बढ़ती है ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान घटती है। तभी तो पर्वतों पे बर्फ पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ तापमान बहुत ही कम होता है। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ बाह्य वायुमंडल में ये घटना होती है कि बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का भाग है, इसलिए इसे आयन मंडल भी कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। देखिए रेडियो संचार, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, रेडियो संचार वाली जो प्रक्रिया है वो किस मंडल में होती है, तो ये मध्य मंडल, यानी कि चौथे नंबर का मंडल। पहले मंडल में हमने देखा था मौसम संबंधी घटनाएं और जहाज उड़ाने के लिए पहला मंडल था। दूसरे में हमने देखा था ओजोन लेयर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा हमने देखा था ओजोन लेयर। और तीसरा जो मध्य मंडल है इसमें हमने देखा था उल्कापिंड जो है प्रवेश करते समय अंतरिक्ष में इसमें जल जाते हैं। चौथा हम देख रहे हैं रेडियो संचार, जिसको और इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी अत्यधिक तीव्रता से बढ़ रहा है। इस परत का उपयोग होता है रेडियो संचार के लिए। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर प्रवर्तित कर दी जाती है। तो ये है बाह्य वायुमंडल। पांचवा जो है लास्ट है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल यानी कि सबसे बाहर का मंडल, और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो ये गैसों के बारे में कुछ है और इसको आपको याद रखना है। इसमें 2 स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ये वायु की पतली परत होती है और हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। अब देखिए मौसम और जलवायु के बारे में यहाँ पे दिया गया है। वैसे तो जब हम 11 क्लास की NCERT ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें बहुत ही डिटेल में फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है, यानी कि आपको वहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सब कुछ, यानी कि जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों के बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा है। और वहाँ पे कुल 16 चैप्टर दिए गए हैं एक ही पार्ट में,
2 पार्ट है 11 क्लास की एनसीईआरटी का, एक भारत का और एक जो है पूरे भौतिक यानी कि पूरा जो मार्फोलॉजी है वो, और समुद्र विज्ञान है, और फिर से क्लाइमेटोलॉजी है, ये सब दिया गया है। तो पहले हम उसकी भौतिक पढ़ते हैं, भौतिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको पढ़ते हैं, और उन्हीं प्रक्रियाओं का इम्प्लीमेंट भारत पे कैसे होता है, कैसे भारत की संरचना है, उसके बारे में उसी का पार्ट 2 पढ़ते हैं। तो उसको हम आगे देखेंगे। उसका भी नोट्स तैयार हो गया है। आपको 6 से 12 तक अगर एनसीईआरटी आपको लेनी है तो आप 250 रुपये पे करके और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। मौसम और जलवायु के बारे में देखते हैं। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। यानी कि मौसम जो होता है वायुमंडल में प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन मौसम, अभी जो है एक दिन में मौसम कई बार बदलता है, कभी धूप कभी छाँव, तो कभी बहुत अधिक गर्मी होती है, तो कभी बारिश के कारण ठंड भी लगती है, कभी आंधी तूफान भी आते हैं। तो मौसम का क्या है, वो तो दिन में घंटे घंटे भी बदल सकता है, पूरे दिन में हो सकता है न भी बदले। और जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो इस तरह से मौसम और जलवायु में अंतर होता है। तापमान वायु में मौजूद तापमान एवं शीतलता के परिणाम को ही तापमान कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कुछ यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, जैसे तापमापी है, इसे ताप का मापन किया जाता है, ताप मापा जाता है। वायुदाब मापी यानी कि जो वायुदाब है उसका मापन किया जाता है, मापा जाता है। वर्षा मापी, वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। वात दिग्दर्शी है, ये पवन की दिशा को दर्शाता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि वायुदाब किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायु और दाब यानी कि वायु द्वारा दबाव डालना किसी चीज़ पर, ये वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी पर जो वायु के द्वारा भार लगाया जाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायुदाब तेजी से गिरने लगता है। देखिए ऊपर यानी कि ऊपर चढ़ेंगे तो ये नीचे आएगा, इनवर्स रिलेशन है इन लोगों में। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाइएगा तो वायुदाब तेजी से नीचे गिरने लगता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। जो उच्च दाब क्षेत्र होते हैं उससे निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो होता है गमन करती है वायु। यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे एक ग्लोब बनाया गया है और यहाँ दिखाया गया है वायुदाब को। यहाँ पे ये देखिए एक ग्लोब है और यहाँ पे बीचों बीच ये जो है भूमध्य रेखा है, उससे ऊपर ये 23 डिग्री कर्क रेखा है और इससे नीचे ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है दक्षिण भूमध्य रेखा से। ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने हैं। भूमध्य रेखीय निम्न दाब है, डोलड्रम जिसे कहते हैं, और ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौने हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है ताकि 7वीं क्लास के बच्चे जो हैं वो समझ सकें, और जो कि हम कंपटीशन की और प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से इसे पढ़ रहे हैं तो हमें 6 से 12 तक पढ़ना होता है ज्योग्राफी, और ये एक मस्ट है। और एक वीडियो में हम सेपरेट वीडियो में हम चर्चा करेंगे 6 से लेकर 12 तक के चैप्टर वाइज बिल्कुल चर्चा करेंगे कि क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं 6 से 12 तक पढ़िए, कुछ लोग कहते हैं 9 से 12 पढ़िए, कुछ लोग कहते हैं कुछ मत पढ़िए, सिर्फ 11-12 पढ़िए। तो क्यों हमें सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है 6 से 12 तक, वो भी ज्योग्राफी। बाकी सब सब्जेक्ट में हम 9 से 12 कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमी है, पॉलिटी है, और पॉलिटी अगर लक्ष्मीकांत आप कवर कर रहे हैं तो फिर वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बेसिक पढ़ सकते हैं, उसका नोट्स बनाने की उसकी ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी की। और हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में 6, 7, 8 एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न है। बाकी 9, 10 को आप स्किप कीजिए, 11 को स्किप कीजिए क्योंकि वो पूरी तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री है। और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो यूपीएससी में मेंस में पूछी जाती है, प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आता, और बीपीएससी में तो बिल्कुल ही नहीं आता वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर जो लोग यूपीएससी कर रहे हैं वो बाद में मेंस के लिए पढ़ सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को। तो आपको 6, 7, 8 और उसके बाद डायरेक्टली आपको 12 क्लास की एंशिएंट के लिए रामशरण शर्मा, आर.एस. शर्मा की जो आती है, और मिडिएवल के लिए सतीश चंद्रा, और फिर मॉडर्न के लिए जो है स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्रा है, उसको आप पढ़िए। और इन सब का नोट्स जो है इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे पवन के बारे में अब हम देखते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। यानी कि जो उच्च दाब क्षेत्र है उससे जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति करती है उसको पवन कहते हैं। अब इसमें पवन के प्रकार हैं, जैसे अस्थाई पवनें हैं, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें। अस्थाई पवनें वो होती हैं
जैसे व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पौने हैं, ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है, तो इनको अस्थायी पौने कहते हैं। ये पूर्वी और पश्चिमी व्यापारिक पौने होती हैं। मौसमी पौने वो हैं, ये पौने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। जैसे भारत में मानसूनी पौने, तो ये मानसूनी पौने हैं जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है। स्थानीय पौने, ये किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, जैसे समुद्री व स्थल समीर। जैसे लू चलता है गर्मियों में, तो इस तरह से ये स्थानीय पौने हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में और विशेष समय में चलती है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, उसे आर्द्र कहते हैं। जलवाष्प यानी कि जैसे कि अभी का मौसम है, तो वायु में जब जलवाष्प अधिक होगी तो उसे आर्द्र कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो उसे शुष्क कहते हैं, यानी कि रूखापन। वर्षा, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। भौम जल यानी कि पृथ्वी के नीचे जो जल होता है वो वर्षा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि वर्षा होती है तो पृथ्वी जल को सींचती है। जल से जो है उनकी सिंचाई होती है, तो जितना ऑब्जर्व करना होता है पृथ्वी ऑब्जर्व कर लेती है, तो वो भौम जल वर्षा जल ही होता है। वर्षा के प्रकार हैं 3 प्रकार। एक संवहनीय वर्षा है, यहाँ पे देखिए एक संवहनीय वर्षा है, ये गर्म वायु है, ये जो ऊपर की तरफ उठ रही है। ये पर्वतीय वर्षा है, ये पर्वतों में होने वाली वर्षा है। ये आर्द्र वायु है, आर्द्र वायु। और ये चक्रवाती वर्षा है, ये यहाँ पे जो है ठंडी वायु है यहाँ पे, और ये गर्म वायु जो ऊपर उठ रही है और ठंडी वायु नीचे आके उसका स्थान ले रही है, तो ये चक्रवाती वर्षा है। अब कुछ डू यू नो दिया गया होता है एनसीईआरटी में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें देखिए क्या दिया गया है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। जैसे पश्चिम में आने वाली पवन पछुआ पवन कहलाता है। वर्षण के रूप में हिम, सहिम वृष्टि तथा ओला है। चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायुदाब नहीं है। चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री विशेष अंतरिक्ष पोशाक न पहने तो रक्त सिराएं फट जाती है। तो इस तरह से ये था चौथा चैप्टर। अगले चैप्टर में 5वें चैप्टर में हम मिलेंगे, उसके बाद 5वें चैप्टर को देखेंगे। ऐसे ही एनसीईआरटी की ये सीरीज़ कंप्लीट चलेगी। आप लोग जो नोट्स नहीं ले रहे हैं, नहीं परचेज कर रहे हैं, वो यहाँ से अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है कि जो लोग नोट्स ना ले रहे हैं वो यहाँ से अपना सीरीज़ जो है देखकर नोट्स बनाएं। अब आप लोग के पास 2 विकल्प है, या तो यहाँ से नोट्स बनाइए, खुद मेहनत कीजिए, या फिर 250 रुपये पे करके 6 से 12 तक की एनसीईआरटी जो है उसको परचेज कीजिए। अगर आप परचेज नहीं करते हैं और सोचते हैं कि आपको पैसे भी नहीं देने हैं और फिर ऐसे नोट्स भी मिल जाएगा, हमको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। या तो आप खुद मेहनत कीजिए, यहाँ से देख के खुद नोट्स बनाइए, या फिर परचेज कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।